हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। इसमें दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो कैलकुलेट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट के लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, वो एक वायर है, उस वायर में इस टाइप से ये जो है ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, करंट आई इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट की वैल्यू है। ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन था उस वाले सेशन में हमने सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड at the center of the circular coil B is equals to mu naught upon 4 pi 2 pi Ni by R। ओके, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा B is equals to mu naught Ni upon 2R। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल B is equals to mu naught Ni upon 2R के। ठीक है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स सेमी सर्कुलर कॉइल, ठीक है, आधा है और आधा है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, n की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल्स टू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल टर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 4r के इक्वल हो जाएगा। ओके, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में जो हमने सेशन लिया था उस समय आपको बताया था कि म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? 12 एम्पियर के गिवन है। 4 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 के। ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आप देखेंगे इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 12 जो है वो 6 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास B इज इक्वल्स टू आएगा 6 पाई। ओके, ये -2 है, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे डिनोमिनेटर में तो आप देखेंगे न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो ये +2 हो जाएगा। -7 + 2 इज इक्वल्स टू 5 के। ठीक है, -5 के, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 की पावर -5। और पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 पुट करते हैं इसमें तो 6 इंटू 3.14 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर इज B इज इक्वल्स टू 18.84 इंटू 10 की पावर -5 के। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी स्टूडेंट जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ये जो यूनिट है ये एसआई सिस्टम की यूनिट्स है, एंड इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज ऑर्स्टेड एंड गॉस। ओके, तो स्टूडेंट्स ड्यू टू सेमी सर्कुलर सेगमेंट, ये जो सेमी सर्कुलर जो कॉइल यहाँ पे बना हुआ है, आर्क जो है, इससे पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी आएगा वो रहेगा 18.84 इंटू 10 की पावर -5 के। ओके, अब स्टूडेंट इसका जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट मतलब ये जो करंट है वो इस वाले वायर से भी पास हो रहा है, इधर से भी पास हो रहा है, तो इस वाले वायर से यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है उस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है? इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट अगर हम देखें तो उस केस में हमारे पास अगर हम बायो-सावर्ट लॉ अगर हम यूज करें, बायो-सावर्ट लॉ हमारे पास होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर वेक्टर फॉर्म में हम यूज करेंगे स्टूडेंट तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे
तो ये हो जाएगा आई dl r अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, वेयर आर इज अ वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट अगर हम देखें तो इस केस में ये जो dl है और r जो है इसका जो प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा इज इक्वल्स टू जीरो, dl इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे dl इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में dl इंटू आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करें एट पॉइंट पी तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू जीरो, इंटेंसिटी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूजिंग अ लेबल डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। What is the function of uniform radial magnetic field? Second part इसका है soft iron core. Define the terms of current sensitivity and voltage sensitivity of the galvanometer. ठीक है? And why does increasing the current sensitivity not necessarily increase voltage sensitivity? Okay? तो student जब भी क्वेश्चंस आएगा तो वो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में मिलके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब भी आएंगे तो छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस को ऐड करके वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका लेबल डायग्राम, ओके। तो आपके सामने आप देख रहे हो ये एक लेबल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से हम करते क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इससे हम डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। स्टूडेंट्स थ्री टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे करंट का, ठीक है। सेकंड नंबर जो होता है अमीटर, अमीटर से क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड नंबर होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो थ्री इंस्ट्रूमेंट्स है, आज हम पढ़ने वाले गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट के डायरेक्शन को फाइंड करेंगे और इट्स वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बेस्ड होता है किस पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये दो मैग्नेट्स है, इन मैग्नेट्स में के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो एक हमने रेक्टेंगुलर कॉइल है, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर कॉपर के तीन कॉपर वायर्स को लपेट कर एक कॉइल फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉइल हमने यहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस कॉइल के साथ आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। जब कॉइल अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो पॉइंटर भी उसके साथ क्या करेगा, एक सर्कुलर स्केल पे रोटेट करता है, जिसका सेंटर जो रहता है वो जीरो पे रहता है एंड स्केल के दोनों साइड में ये रोटेट करेगा, बिकॉज ये डायरेक्शन को फाइंड करना है हमें। तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में मूव करेगा और राइट साइड में मूव करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो कॉइल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस कॉइल के बीच में ये जो सी है एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है, ठीक है। वो अभी अपन बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि उसका क्या रोल है। सेकेंड पार्ट आप देखोगे कि मैग्नेट के जो पोल है आप देख रहे हो यहाँ पे ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल कॉनकेव कट किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्यों किया हुआ है वो भी हम अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब इस कॉइल में ये T1 एंड T2 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दो स्क्रूज होते हैं जहां से हम करंट को इंटर करेंगे, जहां से कनेक्शन होता है वायर का। तो जब इसमें कॉइल में करंट फ्लो होगा, ओके, तो जब करंट फ्लो होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट फ्लो होगा तो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट सेशन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, उसमें हमने डिस्कस किया था लॉरेंज फोर्स को, ठीक है। तो व्हेन अ करंट फ्लो इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। एंड लॉरेंज फोर्स F इज होता है IBL sin थीटा, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस कॉइल के ऊपर लॉरेंज फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इस वाले फेस पे भी अप्लाई होगा, ये वाला जो फेस है, और इस वाले फेस पे भी अप्लाई होगा, दोनों फेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस वाले फेस पे जो लॉरेंज फोर्स का जो डायरेक्शन है, लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन इस साइड से होगा, इधर डायरेक्शन होगा इस टाइप से होगा, ठीक है।
तो जो कॉइल है, ये सपोज करिए कि कॉइल है, तो इस कॉइल पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस वाले एंड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये कॉइल में इस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। एक का डायरेक्शन ऐसा होगा और दूसरे फेस पे जो डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट होगा, ठीक है। अब जब दोनों इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन दोनों का कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दोनों मिलके एक टॉर्क बनाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, टाउ से, ठीक है। तो ड्यू टू दिस फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो मिलके एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर्म करेंगे, और ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कॉइल अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ठीक है। हम चाहेंगे कि कॉइल पूरी स्पीड से रोटेट करे, तो टॉर्क की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो थीटा की वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, 90, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, जो मैक्सिमम वैल्यू है। थीटा 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी अपन इसके बाद वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करें तो आप देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम जो अप्लाई होगा इज इक्वल्स टू NIAB, ठीक है। वेयर N मींस व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करेंट, A जो होता है एरिया ऑफ कॉइल, एंड B मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस करंट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, एंड दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू NIAB, ओके। और NIAB टॉर्क के यहाँ पे आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है S1 एंड S2, यहाँ पे दो स्प्रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। और स्प्रिंग्स जब लगी है तो जब कॉइल रोटेट करता है तो जो स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट आ जाता है, ऐठन आ जाती है, वो टाइट हो जाता है, ठीक है। और जब टाइट होता है तो स्टूडेंट्स आपको भी मालूम है कि कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर हम उसको फ्रीली छोड़ दे तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग उस कॉइल को फिर से इनिशियल कंडीशन में रिटर्न लाने का क्या करेगी, ट्राई करेगी, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है S1 एंड S2 जो है, इसके कारण भी आप देखोगे कॉइल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है, और इस टॉर्क को बोला जाता है टॉर्शनल टॉर्क, ओके। एंड टॉर्शनल टॉर्क जो होता है टाउ इज इक्वल्स टू C5 है, टाउ इज इक्वल्स टू C5, ओके। वेयर C मींस व्हाट, टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है। और स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो कि एक बार जो हमने स्प्रिंग लगाया उसको हम बार बार चेंज तो करेंगे नहीं, तो जो मटेरियल है वो सेम है, और जब मटेरियल सेम है तो C का वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड फाई मींस व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। फाई जो है वो कॉइल में जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो हमारे इस कॉइल के ऊपर दो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। नंबर 1 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कॉइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और सेकंड नंबर जो लग रहा है वो टॉर्शनल टॉर्क, जो कॉइल को वापस इनिशियल कंडीशन में लाने का ट्राई करेगा, ठीक है। अगर दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कॉइल उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो कॉइल ऐसा घूम जाएगा, टॉर्शनल टॉर्क ज्यादा है तो वो उसको इनिशियल कंडीशन में ले आएगा। बट अगर दोनों ही इक्वल हो जाए, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो कॉइल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो एक पोजीशन में रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन और बैलेंस कंडीशन। और इन बैलेंस कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्शनल टॉर्क। दोनों टॉर्क जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्शनल टॉर्क के, ठीक है। हमें करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने, करंट के लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू काय की चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू फाइव के, ओके। ये NAB को इधर ट्रांसफर किया तो C अपॉन NAB इंटू फाइव के, ओके। C मीन्स व्हाट, टॉर्शनल रिजिडिटी। आप भी स्टूडेंट जानते हो कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल हम चेंज करेंगे नहीं, जो स्प्रिंग है वही मटेरियल वहां पे रहेगा, ठीक है। तो C इज अ कांस्टेंट। एंड नंबर ऑफ टर्न्स,
एक बार कॉइल फॉर्म हो गई, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 है तो 1000 ही रहेंगे। एन ए मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ कॉइल। एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, मेटेलिक फ्रेम वहां पे यूज कर रहे हो, तो जो एरिया है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी। मैग्नेट हमने परमानेंटली वहां पे 2 स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट रखे, तो जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज कैसी है, कांस्टेंट है, सी अपॉन एन ए बी। ओके, और जब आप कांस्टेंट को यहां से रिप्लेस करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू 5, ठीक है ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू 5। ओके, और जब आप प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करोगे तो स्टूडेंट्स आएगा आई इज इक्वल्स टू K5, वेयर K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपके पास K जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आती है C अपॉन NAB, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, K इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो I इज प्रोपोर्शनल टू 5, ये जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, I मीन्स व्हाट, करंट, एंड फाई क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। और यही गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो करंट और फाई जो रहते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट के, ठीक है। तो जो ये आई और फाई दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल है किसका, गैल्वेनोमीटर का। ओके, और K इज अ कांस्टेंट एंड K इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद लेवल डायग्राम। ओके, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट की ओर। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो उन्होंने पूछा है कि यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी क्या जरूरत है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं ना, इसको हमने कैसे कट किया हुआ, सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया हुआ, सिलेंड्रिकल कॉन्केव। और इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे है कि सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है, ये वाले पार्ट में क्या क्या रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप देखते हो कि ये जो मैग्नेट है इसको हमने कैसे कट किया हुआ है, सिलेंड्रिकल कॉन्केव, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया हुआ है। ओके, और बीच में आप देख रहे हो कि ये जो है एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखा हुआ है। तो जब सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, मैग्नेट को सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देखते हो कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा हो जाता है, रेडियल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। रेडियल का मतलब होता है इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज आपको भी मालूम है कि जो रेडियस होता है वो सर्कमफेरेंस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा 90 होगा, तो स्टूडेंट टाउ इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। और जब यहाँ पे थीटा 90 पुट करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB के। और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा कॉइल में रोटेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू NIAB। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल्स है उसको सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया जाता है और बीच में सॉफ्ट आयरन का पीस रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाएगा। रेडियल मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू NIAB के। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। एंड देन इसके बाद हमारे पास एक और इसका पार्ट है, डिफाइन द टर्म्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमें दो चीजों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पहला निकालना है करंट सेंसिटिविटी को एंड सेकंड निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट। यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी 2 मिनट पहले हमने देखा कि हमने करंट का वैल्यू फाइंड किया था, यहाँ पे करंट I इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू 5 के, ठीक है ना। I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB
इंटू फाइव के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे I इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव। करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट दैट इज फाइव अपॉन आई। यूनिट करंट जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब क्या होगा, फाइव अपॉन आई के। एंड फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू, ये आई को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी जो होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट दैट इज फाइव अपॉन आई, एंड फाइव अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। ठीक है, एंड करंट सेंसिटिविटी है, इट इज डिनोटेड बाय एस आई। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, एस आई से। तो एस आई का ये फॉर्मूला आएगा, एस आई इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई और एन ए बी अपॉन सी के। ओके, वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल, B मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड C मीन्स होता है टॉर्शनल रिजिडिटी। तो इसको SI से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा करंट सेंसिटिविटी के। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इफ अ करंट अगर हम किसी कॉइल में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस when a unit voltage is applied across the terminal। ठीक है ना, unit voltage is applied across the terminal and it is denoted by SV। voltage sensitivity को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SV से। ठीक है, तो voltage sensitivity is defined as the deflection produced when a unit voltage is applied across the terminal of the galvanometer। ठीक है, तो यूनिट वोल्टेज डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 5, यूनिट वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं मतलब डिवाइडेड बाय V, दैट इज एस वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन V के। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू V की जगह हम आई आर पुट करेंगे, तो 5 इज एस वी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन आई आर के, वेयर 5 मीन्स व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे अगर हम 5 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो एन ए बी इंटू आई यहाँ पे हो जाएगा एन ए बी इंटू आई अपॉन सी इंटू आई आर के। ये सी जो है वो अपॉन में आ जाएगा और ये आई आर के, आई एंड आई क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एस वी वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आर के, एन ए बी अपॉन सी इंटू आर के। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये करंट सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी होता है हमारे पास एन ए बी अपॉन सी, दैट इज एन ए बी अपॉन सी जो है वो किसके इक्वल है, करंट सेंसिटिविटी के, एस आई के इक्वल है। तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में अगर रिलेशन आ जाए तो एस वी इज इक्वल्स टू एस आई अपॉन आर के। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में। ठीक है, तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी एग्जाम में पूछा है तो 5 अपॉन आई दैट इज एन ए बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू एस आई के। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर आता है तो एस वी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन बी और एन ए बी अपॉन सी इंटू आर के। ठीक है, और अगर रिलेशन दोनों में आता है तो एस वी इज इक्वल्स टू एस आई अपॉन आर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के लेवल डायग्राम को देखा, फिर सेकंड नंबर हमने उसके प्रिंसिपल एंड वर्किंग को देखा कि कैसे कॉइल रोटेट करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देन हमने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल किस फॉर्म में बनाया जाता है, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उसको सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया जाता है और बीच में एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड रेडियल का मतलब आपको बताया कि थीटा इज इक्वल्स टू 90, देन टाउ कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम पे। ओके, एंड देन उसके बाद हमने देखा फर्स्ट नंबर इज करंट सेंसिटिविटी एंड सेकंड नंबर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 long straight parallel conductor carrying a current I1 and I2 are separated at a distance d. Explain briefly with the help of suitable diagram how the magnetic field due to the one conductor act on the other. Hence, deduce the formula for the force acting between the two conductor. ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे
क्वेश्चंस इस पर आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में मिलेंगे इस फॉर्मूले पे। हम इसके अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स है, ठीक है। तो टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स है, सपोज करिए कि अपन इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स है। फर्स्ट ये हो गया एंड सेकंड ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट इज पी क्यू एंड सेकंड इज आर एस, ओके। दोनों में जो करंट पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले में जो करंट पास हो रहा है इज इक्वल्स टू I2, ठीक है। एंड डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू R D, जो भी आपको यूज करना वो आप यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू R, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट वायर जैसे हम PQ ले रहे हैं, तो PQ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। और I1 करंट होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड हमने अभी पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी कि व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट, जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट के कारण ये जो I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस I1 के कारण इस पूरे एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? B1, सपोज करो इज इक्वल्स टू B1, ओके। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसमें I1 करंट जा रहा था, I1 करंट के कारण इसके चारों ओर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? B1 से, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड B1 में करंट I2 पास हो रहा है। ये जो I2 करंट है इस B1 में पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब I2 करंट B1 में पास होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स हमने पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास होता है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है, इस कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो वायर है, इस वायर पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो अंदर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ओके। तो इस पे ये I2 करंट पे जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू F, ओके। लॉरेंज फोर्स जो लगेगा F लगेगा। किसके कारण हो रहा है? B1 पे। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम B1 ले रहे हैं। इसका अपोजिट भी होगा। आपके माइंड में अभी ये चल रहा होगा कि जब यहाँ पे करंट है तो इससे भी मैग्नेट बिल्कुल आएगा, ये I2 करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके कारण भी इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। वो अभी अपन सेकंड वाले में करते हैं। अभी फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। I1 करंट फ्लो हो रहा था, इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? B1 आ गया। उस B1 में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। तो I2 करंट जब B1 में फ्लो होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, इस कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। एंड लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, ओके। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी B1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। इंटेंसिटी B1 इज इक्वल्स टू बाय बायो-सावर्ट लॉ। हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन थे उस वाले सेशन में हमने बायो-सावर्ट लॉ को भी कैलकुलेट किया था। तो बायो-सावर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो बायो-सावर्ट लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो फॉर्मूला होता है B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है। तो बायो-सावर्ट में जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला आता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R के, ठीक है। ये इंटेंसिटी है। B1 के लिए ले रहे हैं तो करंट कितना हो रहा है? I1, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस किसके इक्वल है? R के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंटेंसिटी B1 है, इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा, ठीक है। लॉरेंज फोर्स जो लगता है F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा के, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है? I2 वाले पे, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा। इंटेंसिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम? B1 वाली, तो ये B1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 90 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू I2 इंटू B1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू L इंटू साइन थीटा है। थीटा की वैल्यू जब हम 90 पुट करेंगे साइन 91 हो जाएगा और 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L के। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ये फोर्स अप्लाई होगा किसके ऊपर?
ये जो SR वाला जो पार्ट है, I2 करंट जिसमें पास हो रहा है उस पे, ठीक है। सेम जो सेकेंड वाला लूप है PQ, इस पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। जब I2 करंट पास हो रहा है तो I2 के कारण भी एक इंटेंसिटी डेवलप होगा। सपोज करो इज इक्वल्स टू B2 इंटेंसिटी आ रहा है, इस B2 इंटेंसिटी में I1 करंट पास हो रहा है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, μ0/4 2I1I2 अपॉन R इंटू एल के, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तीनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो जो I2 वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ है, सेम I1 की तरफ भी जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। और जब डायरेक्शन सेम है तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, दैट इज दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर आप इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं अपोजिट टू दी करंट, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब भी टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके सामने है तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होता है F इज इक्वल्स टू μ0/4 2I1I2 by R into L के, नंबर 1। नंबर 2, इफ द करंट इन द वायर आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन दे रिपल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला डिराइव करने को भी आएगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इसमें पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसा आएगा वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है और उसकी जो साइड्स है वो 25 एंड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर, ओके। इफ अ लॉन्गर साइड इज पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू विच 25 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, ये जो लॉन्गर वाली साइड है उसके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर XY रखा हुआ है, ये XY है, और इसमें जो करंट पास हो रहा है इज इक्वल्स टू 25 एम्पियर, 25 एम्पियर का उसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। विच इज सिचुएटेड एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट, ये जो है यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये 2 सेंटीमीटर है, ओके, ठीक है। व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है कि इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। स्टूडेंट्स, अभी बताया दो पैरेलल वायर अगर है तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो दो पैरेलल वायर अगर आप देखो तो इस XY लूप के XY जो वायर है उसके सामने आप देखोगे एक तो ये AB वाला पार्ट है जिसमें ये 25 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसमें 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये CD वाला वायर है, यहाँ पे भी आप देखोगे 25 लेंथ है, 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है, बट डायरेक्शन आप देख रहे हो दोनों का कैसा है, अपोजिट है, ओके। AB में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, CD में अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम AB के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन CD के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, देन रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं AB के लिए। तो AB के लिए जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे AB के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब हम AB के लिए फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट AB की लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L इज इक्वल्स टू गिवन है 25 सेंटीमीटर, और 25 को अगर हम मीटर में कर दे तो 25 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। देन इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल्स टू, जो करंट की वैल्यू है कितने एम्पियर है, 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है इसमें, I का वैल्यू 15 एम्पियर है। R की बात करें अगर अपन R, तो R इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल XY से AB का जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ओके।
और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखे तो 12 इंटू 10 की पावर -2 के 12 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया। F इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R इंटू एल के। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू पुट करते हैं तो 10 की पावर -7 इंटू 2। I1 की बात करेंगे तो I1 जो करंट पास हो रहा है, जो लूप में जो करंट पास हो रहा है वो 15 एम्पियर है। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला जो करंट है XY में वो कितना है 25 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 25 एम्पियर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारे पास गिवन है कितना है 25 इंटू 10 की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय R। R हमारे पास है 12 इंटू 10 की पावर -2। 12 इंटू 10 की पावर -2 था, -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 25 इंटू 15 और ये 10 की पावर -7 है, डिवाइडेड बाय कितना है 6 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो F इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर -7 के। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 25 इंटू 25 इंटू 15 के डिवाइडेड बाय 6, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा F इज इक्वल्स टू, जब टोटल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 1562.5 1562.5 इंटू 10 की पावर -7 के। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा 1562.5 इंटू 10 की पावर -7 के। ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दे तो आप देखेंगे डेसिमल जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1.562 इंटू 10 की पावर -4। अब इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा न्यूटन के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड वाले के लिए, CD वाले के लिए। ठीक है, तो जब हम CD के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जब CD के लिए कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो करंट की वैल्यू दोनों में सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा केवल होगा डिस्टेंस। AB का जो डिस्टेंस था XY से वो कितना था 12 सेंटीमीटर था, जब हम CD की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज एज इट इज रहेगी, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 इंटू 2, I1 की वैल्यू 15, I2 की वैल्यू 25। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ भी सेम है, तो ये भी हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, ओनली जो चेंज होगा वो R का होगा, और R हमारे पास रहेगा 2 इंटू 10 की पावर -2 के। -2 10 की पावर -2 कैंसिल, और इस 2 से ये वाला 2 भी जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 937 F इज इक्वल्स टू 9375 इंटू 10 की पावर -7 के। ओके, 9375 इंटू 10 की पावर -7 के। इसमें भी डेसिमल को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो F इज इक्वल्स टू 9.375 इंटू 10 की पावर -4 के। ठीक है, जो AB के लिए कैलकुलेट किया इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, तो F1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 1.562 इंटू 10 की पावर -4, और इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते थे तो F2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 9.375 इंटू 10 की पावर -4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, दैट इज आप देख रहे हैं F1 है F2 है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो जब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो F2 में से F1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो F2 में से F1 को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, बिकॉज F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 की वैल्यू कितनी थी 9.375 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, माइनस F1 का वैल्यू कितना था 1.562 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे तो 7.812 इंटू 10 की पावर -4। रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल्स टू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा
F इज इक्वल्स टू 7.812 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉइल है और उसका रेडियस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हैज 100 टर्न्स, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स। इट्स कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। इट इज suspended vertically in a horizontal uniform magnetic field of 0.5 Tesla in such a manner that its plane makes an angle of 60 degree with the magnetic field। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ रखना है कि यहाँ पे जो प्लेन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन फाइंड द टॉर्क नीडेड टू रोटेट द कॉइल। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो उसका पूरा वर्किंग पढ़ा था, और उसमें हमने टॉर्क के लिए भी कैलकुलेट किया था। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है NIAB sin थीटा के। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर अपन देखें तो रेडियस हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है कितना है, N इज इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। देन हम देखें करंट की वैल्यू की, अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो करंट I इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास गिवन है 0.5 टेस्ला, दैट इज B इज इक्वल्स टू गिवन है 0.5 टेस्ला के। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो प्लेन है मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नॉर्मल विल मेक एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60। ठीक है ना, जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना का एंगल फॉर्म करेगा, तो 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। N हमारे पास गिवन है कितना है, 100। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। एरिया ऑफ कॉइल हमारे पास निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेडियस हमारे पास गिवन है 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, दैट इज 10 इंटू 10 की पावर -2 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को करेंगे तो 10 की पावर -1 आएगा, यहाँ पे 10 की पावर -1। बट स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल A इज इक्वल्स टू होता है पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई R स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे पाई, और R की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 10 की पावर -2। तो एरिया की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे पाई इंटू 10 की पावर -2। B मीन्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी गिवन है 0.5 इंटू साइन थीटा। थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री के। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.5 इंटू 1/2 के। ठीक है, ये 100 से ये 10 की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी के जो नंबर्स बचेंगे 5 इंटू 0.5 इंटू पाई भी यहाँ पे आएगा। पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14। ठीक है, और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा टाउ इज इक्वल्स टू 3.9। टाउ का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3.9 न्यूटन इंटू मीटर के। यूनिट ऑफ टॉर्क जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी आपको एग्जाम में टॉर्क कैलकुलेट करने को आएगा तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा के। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैनल है ये आपके लिए लेकर आया डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट टॉपिक्स के बहुत सारे वीडियोस जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जितने भी वीडियोस है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।
और साथ में अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करेंगे। थैंक यू।